नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन, अशोक महान का योगदान, उसके सभी पक्ष के संदर्भ में और मौर्य साम्राज्य का पतन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम उसका पार्ट 1 करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही होगी। पिछले कुछ दिनों से बहुत से नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। आप में से बहुत से साथी मुझे पहले से ही जानते हैं और जो साथी नए जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं 2010 से टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हूं और 2013 से लेकर 2024 तक मैंने चंडीगढ़ में जेवीटी के पद पे कार्य किया और 2024 में जो मेरा सिलेक्शन है वो लेक्चरर हिस्ट्री के पद पे हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, मेगस्थनीज की इंडिका मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश डालता है। मूल रूप में यह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। इसके कुछ अंश किन लेखकों की रचनाओं में मिलता है, तो वो हमने बताना है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं डियोडोरस, स्ट्रेबो, एरियन, कोस्मस और प्लिनी। इसमें से आपने बताना है कि जो मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसके अंश है वो किन किन लेखकों की रचनाओं में हमें मिलता है। तो ये आपको मिलता है आपका डियोडोरस, इसमें भी मिलता है, और स्ट्रेबो, इसकी पुस्तकों में भी इसके अंश मिलते हैं, और एरियन की पुस्तकों में भी इसके अंश मिलते हैं, और प्लिनी की। यानी आपका ऑप्शन है जो 1, 2, 3 और 5, यानी 1, 2, 3, 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1, अशोक ने शिला प्रस्तर स्तंभों के साथ साथ गुहाओं में अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। ये बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक स्तंभों पर 6 लेख एक समूह में विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 3, भारत आए चीनी यात्री फायान तथा हेनसांग दोनों ने अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों का उल्लेख उनके विवरणों में मिलता है। ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, अशोक के सभी स्तंभ अपने मूल स्थान से प्राप्त हुए जहां उन्हें स्थापित किया गया था। तो ये असत्य कथन है। और प्रत्येक स्तंभ पर 6 लेख नहीं है, प्रत्येक स्तंभ पर 7 जो राजाज्ञाएं हैं वो लिखी गई हैं। तो 7 राजाज्ञाएं उस पर लिखी गई हैं और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपका 1 और 3 राइट आंसर है। तो यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूलतः एक राजनीतिक ग्रंथ है। राजा, राजपद तथा मंत्री परिषद के अतिरिक्त इस ग्रंथ में किन अन्य विषयों का समावेश किया गया है। तो ऑप्शन आपके हैं न्यायिक व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इन सभी का इसके अंदर है समावेश किया गया है, यानी ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा को राज्य का सिर माना जाता है। शेष अन्य अंगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके दिए गए मित्र, आंख, तो ये ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मित्र है उसको कान माना गया है। कोष को मुख माना गया है, बिल्कुल ठीक है। सेना को मस्तिष्क माना गया है, बिल्कुल ठीक है। दुर्ग को बाह या हाथ माना गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और राजा को ऊपर ही लिखा है कि राजा को क्या माना गया है, सिर। और जो अमात्य यानी जो मंत्री थे, इनको माना गया है आंख। और जो क्षेत्र है या जनपद जिसको बोलते हैं, उसको माना गया है पैर, या जिसको जंघा भी लिखा गया। और जो सप्तांग सिद्धांत है आपका, इसके अंदर राज्य को मजबूत बनाने के लिए सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं, राज्य को मजबूत बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे निःश्रितार्थ, परिमितार्थ तथा शासनहार इन तीन भागों में विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया दूध को। क्वेश्चन नंबर 6, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मौर्य वंश के इतिहास में सहायक है क्योंकि? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण की चर्चा की गई है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें अशोक के काल में नहरें बनवाए जाने का उल्लेख है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें जूनागढ़ में नियुक्त मौर्य काल के दो प्रांतीय गवर्नरों पुष्यगुप्त तथा सुविशाख का उल्लेख मिलता है, ये असत्य कथन है। इसमें मौर्य काल में प्रचलित 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी आपका असत्य कथन है। तो ऑप्शन 1 और 2 आपका, क्योंकि इसमें कहा कि सही कथन पहचानना है, तो 1 और 2 आपका सही कथन होगा। और अगर हम बात करें ऑप्शन 3 की, जिसमें लिखा है कि दो प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त तथा सुविशाख का, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर थे वो थे पुष्यगुप्त, और जो सुविशाख है ये गवर्नर थे रुद्रदामन के। रुद्रदामन क्या था, एक शक शासक। तो ये आपका असत्य कथन हो गया। इसमें मौर्य काल में प्रचलित 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, तो मौर्य काल के नहीं, ये रुद्रदामन के काल के। रुद्रदामन के काल के जो 6 प्रकार के कर थे उनका वर्णन इसमें मिलता है, और ये 6 प्रकार के जो कर थे ये थे बलि, भाग, शुल्क, विष्टि, कर और परण्य। इन 6 प्रकार के करों का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, सुदर्शन झील है, इस झील से 4 शासक जुड़े हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का जो हमने अभी बात की कि इसके जो गवर्नर थे वो से पुष्यगुप्त, इसने इसका निर्माण करवाया था। और अशोक के टाइम में जो इसके गवर्नर होंगे तुषास्प, और रुद्रदामन के जो अभी ऊपर लिखा हुआ था कि रुद्रदामन के जो गवर्नर है वो है सुविशाख। और स्कंदगुप्त के टाइम में जो इसके गवर्नर होंगे वो भी चक्रपालित। क्वेश्चन नंबर 7, महास्थान अभिलेख प्रारंभिक मौर्यकालीन अभिलेख है, इसमें आपदा नियंत्रण के संदर्भ में राज्य के राहत कार्यों का उल्लेख किया गया है। वे राहत कार्य कौन कौन से थे? तो अकाल पीड़ित लोगों को नगद ऋण प्रदान करना, ठीक है। अनागार से धान्य उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है। मित्र राज्यों से अनाज आपूर्ति, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। और जो महास्थान है वो है बांग्लादेश में, बागुड़ा जिला, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8, सोहगोरा अभिलेख की विषय वस्तु कहाँ के महामात्रों द्वारा अध्ययित की गई थी? तो ये की गई थी श्रावस्ती के। और जो सोहगोरा अभिलेख है ये मिला है आपका गोरखपुर यूपी से। और मौर्य काल का एकमात्र ताम्र पत्थर पर अंकित अभिलेख कौन सा है? सोहगोरा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित टोपरा ग्राम में अशोक ने स्तंभ स्थापित करवाया था, जो वर्तमान में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी पादरी टिफेंथलर ने, और ये खोज की गई 1750 में। और सबसे पहले जो अभिलेख खोजा गया वो खोजा गया दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। और अगर हम बात करें दिल्ली टोपरा अभिलेख की, दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है उसकी बात करें, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली इसको स्थापित करवाया था। और जो अशोक के अभिलेख हैं, इनको सबसे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। और 1837 में पढ़ा था। जो पहला इन्होंने जो स्तंभ लेख पढ़ा था वो पढ़ा था दिल्ली टोपरा। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली टोपरा अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, अशोक के स्तंभ लेखों में यही एकमात्र अभिलेख है जिस पर सातों स्तंभ लेख अभिलेख उत्कीर्ण है। बिल्कुल ठीक है। इसे स्वर्ण स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। इस पर अजमेर के चहामान यानी चौहान शासक बीसल देव के 3 अभिलेख भी उत्कीर्ण है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने निर्देशन में नदी मार्ग द्वारा इसे टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन 1 2 3 4 आपके राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के टोपरा ग्राम से अशोक का स्तंभ दिल्ली लाने तथा उसको नए स्थान पर स्थापित करने के दृश्यों का चित्रण किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो ये चित्रण मिलता है सीरत ए फिरोज शाही में। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के शिलालेखों के अवशेष हरियाणा के किस स्थानों से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हिसार तथा फतेहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक का 7वां स्तंभ लेख उसके शासनकाल के किस वर्ष उत्कीर्ण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 27वें वर्ष। अशोक के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया गया है कि अशोक ने कौन से कार्य कब कब किए हैं, दूसरी साइड उसकी करने के वर्ष दिए गए। 1 दिया गया कि बोध गया की यात्रा, ये उसने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। आजीविकों को गुहा दान, जो आजीविकों को गुफाएं दी गई वो दी गई अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में। और लुम्बिनी की जो यात्रा है इसने वो की है 20वें वर्ष। और धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की इसने 13वें वर्ष। तो ऑप्शन आपका 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह आपने लिख लेना है घर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अशोक द्वारा आजीविकों को दान में नहीं दी गई थी? तो इसमें से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। गोपिका गुफा उन्होंने नहीं दी। सुदामा गुफा भी दी गई थी, कर्ण चौपार गुफा भी दी गई थी, विश्व झोपड़ी गुफा भी दी गई थी, और एक दी गई थी लोमस ऋषि गुफा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, मेगस्थनीज की इंडिका से भी मिलती है, अशोक के जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख है वो रुद्रदामन का था, अशोक का नहीं था, यानी ऑप्शन 3 है वो है सत्य हो जाएगा। यानी उससे जानकारी हमें नहीं मिलती, और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे तो जानकारी हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये पराजित किया था 305 ईस्वी पूर्व। और जो सेल्यूकस है वो कौन था? सीरिया का शासक। इस युद्ध के बाद 303 में सेल्यूकस को
चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी और संधि के तहत इसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र दिए, जिसमें कंधार, काबुल, हेरात और मकरान, ये 4 क्षेत्र दिए। और जो अपनी पुत्री थी हेलेना, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्त भी था, रज्जुक भी था और प्रादेशिक भी था, यानी अग्रहारिक वो इसका भाग नहीं था। और जो युक्त, रज्जुक और जो प्रादेशिक है, इसका वर्णन तृतीय शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के प्रमुख अभिलेख जो संगम राज्य के विषय में हमें जानकारी देते हैं, वो देते हैं द्वितीय तथा 13वां शिलालेख। और इसमें जो सेकंड है, इसमें जो संगम राज्य है वो है चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र। और जो 13वां है, 13वें में चोल, पांडे और ताम्रपणी का इसमें जिक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त के काल में भारत आया यूनानी मेगस्थनीज किसका दूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का, यानी ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। और जो ये दूत है, ये प्रथम विदेशी दूत है जो भारत आएगा, प्रथम विदेशी दूत। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक की कलिंग विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 दिया गया आपका कि शासक बनने के बाद कलिंग विजय अशोक की एकमात्र विजय थी जो 261 ईस्वी पूर्व में की गई थी, बिल्कुल ठीक है। अशोक के कलिंग विजय की जानकारी का एकमात्र जो उसका वर्णन किया गया वो 13वें शिलालेख में मिलता है, तो ये भी ठीक है। कलिंग युद्ध के अगले वर्ष उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो सही कौन कौन से हैं, 1 और 2, क्योंकि अगले वर्ष नहीं, उसने उसी वर्ष है जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के अभिलेखों से उसके शासनकाल के किस वर्ष तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है 8वें वर्ष से 27वें वर्ष, यानी ऑप्शन सेकंड है वो राइट आंसर होगा। 25, अशोक का लुम्बिनी अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, इस लेख से बुद्ध के जन्म स्थान की पुष्टि होती है, बिल्कुल ठीक है। इस लेख में मौर्यकालीन 2 प्रकार के करों जो बलि तथा भाग का उल्लेख हुआ है, ये भी ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि अशोक लुम्बिनी के किसानों को भूमि कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया था, तो पूर्णतः मुक्त नहीं किया था, उनका जो टैक्स है वो 1/6 से घटाकर उसने कितना कर दिया था, 1/8 भाग कर दिया था। इसलिए इस जो लुम्बिनी अभिलेख है, इसको आर्थिक अभिलेख भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, यूनानी लेखकों में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है? तो सेंड्रोकोटस का है आपका मेगस्थनीज ने भी, स्ट्रेबो ने भी और जस्टिन ने, यानी ऑप्शन 1 to 4 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो सेंड्रोकोटस है वो एरियन ने भी बोला है। इसके अलावा इसको एंड्रोकोटस भी बोला जाता है। और जो एंड्रोकोटस वो बोला है एपियन ने और प्लूटार्क ने। और सेंड्रोकोप्टस बोला है फिलार्कस ने।
27 ग्रीक साहित्य में उल्लेखित सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की है? ये की है विलियम जोन्स ने, और ये पहचान की गई 1793 में। 1793 ईस्वी में इसने पहचान की थी। क्वेश्चन नंबर 28 दिव्यावधान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो ये किया था बाल पंडित समुद्र ने। यहाँ इसका दूसरा नाम मिलता है उपगुप्त ने। और जो निग्रोथ या निगोथ है, इनका वर्णन मिलता है सिंहली जो अनुश्रुतियां हैं, दीपवंश और महावंश में। इनमें वर्णन मिलता है कि निग्रोथ या निगोथ ने उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। क्वेश्चन नंबर 29 मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। एक साइड पतन के कारण दिए गए और दूसरी साइड उनके इतिहासकार दिए गए कि किसने ये कारण बताएं। तो ऑप्शन 1 है कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति, तो ये बोला था हरप्रसाद शास्त्री ने। अशोक की अहिंसावादी नीति, ये बोला है हेमचंद्र राय चौधरी ने। जनता का विद्रोह, ये निहार रंजन रे ने। और जो प्रशासन का अति केंद्रीकरण है, तो जो प्रशासन का अति केंद्रीकरण है ये बोला है रोमिला थापर ने। तो ऑप्शन आपका सेकंड है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 किस मौर्य को गार्गी संहिता में दुष्टात्मा कहा गया है? ये कहा गया है सालिशुक को। और जो सालिशुक है वो संप्रति के बाद शासक बनेंगे, संप्रति के बाद शासक बनेंगे। और दुष्ट आत्मा, इसके अलावा इसको अधार्मिक और धूर्त भी बोला गया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।